भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कारण हुआ और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। अभी तक हमने केवल फंडामेंटल पढ़ा था, उसकी बुनियाद पढ़ी थी, नींव पढ़ी थी, क्योंकि कोई भी मकान या महल बिना नींव के बेहतर नहीं बनता है, बेकार हो जाता है। इसी तरह से संविधान या कोई भी विषय वस्तु के लिए एक भूमिका, एक बुनियाद आवश्यक है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितने अधिनियम पढ़े हैं, उन सभी अधिनियमों से हमें ये पता चलता है कि जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है वो किससे प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हमारे जो संविधान पढ़ने जा रहे हैं, जो राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, ये कई देशों से है, परंतु तथ्य कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए, वो अलग बात है कि उनमें करेक्शन किया गया, उनमें बदलाव किया गया और बदलाव करके उनको लागू किया गया। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया, कैसे शुरुआत हुई इसकी। टॉपिक है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हम बात करने वाले हैं संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण के तहत जब संविधान का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी ने मांग की थी? जी हाँ, मांग की थी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने मांग किया था। कब मांग किया था? 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था ब्रिटिशर्स से कि भारतीयों का भाग्य भारत के सदस्यों द्वारा तय किया जाना चाहिए, या भारत का भाग्य भारतीयों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या मांग किया था कि भारत का भाग्य भारतीय तय करेंगे। क्या कहा था? किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का भाग्य किसके द्वारा तय किया जाना चाहिए? भारतीयों के द्वारा तय किया जाना चाहिए, या भारत का भाग्य भारतीयों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। कब कहा था? 1922 में। परंतु क्या सुना गया? नहीं। ना सुने जाने के कारण एक विरोध हुआ, और विरोध होते होते ये नौबत आ गई कि साइमन कमीशन जो 31 में होना था वो 27 में ही बनके तैयार हो गया। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ और अधिनियम 1935 आया। इसके पहले 1934 में, कब? 1934 में M.N. रॉय ने, किसने? M.N. रॉय ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अर्थात M.N. रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। किसने मांग किया था? M.N. रॉय ने मांग किया था। इनकी भी बात सुनी गई? नहीं सुनी गई। एक चीज याद रखना, प्रश्न आता है सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? M.N. रॉय ने किया था। सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। कई बार फुल फॉर्म दे देते हैं, ये हाफ नेम नहीं देते हैं। M.N. रॉय ना लिखकर सीधे मानवेंद्र नाथ रॉय लिख देते हैं। आपको मानवेंद्र नाथ रॉय याद रखना है, इनका पूरा नाम है। 1934 के बाद 1935 में, कब? 1935 में पहली बार, कब? पहली बार कांग्रेस ने संविधान की मांग की। याद रखना, देखो शब्दों की है यहां पर, केवल संविधान की मांग की। अब देखो, गौर करो, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का भाग्य भारतीयों द्वारा तय किया जाना चाहिए, और उसी को M.N. रॉय ने 1934 में कहा कि भारतीय सदस्यों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा के द्वारा या
ब्रिटिशर्स के द्वारा या कोई भी कानून, चाहे भारतीय बनाए या ब्रिटिश बनाए, इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को भारतीय द्वारा जो तय की गई है संविधान सभा, उनके द्वारा जो संविधान सभा बनाई गई है वो जांच करे और अगर उचित लगे तो लागू किया जाए। 1934 लेकिन ये बात लागू नहीं की गई, ना ही सुनी गई, इसलिए कांग्रेस ने 1935 में संविधान की मांग की। कब मांग की? 1935 में। ये पहली बार था जब संविधान आगे आई और कांग्रेस आगे आई और कांग्रेस ने कहा कि हमको संविधान चाहिए। और पहली बार 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की। इसके बाद 1938 में, तब 1938 में हमारा एक प्रमुख लीडर, सबका चहेता सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में जब इनको अधिकार मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय हमारे सबसे प्रिय एक दूसरे लीडर, कौन? पीटी नेहरू। कौन थे? पीटी नेहरू, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि जो चुनाव किए जा रहे हैं ये वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। क्या कहा? कि जो चुनाव किए जा रहे हैं ये वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। क्यों? आधार पर हो। क्या कारण था जो इन्होंने ऐसा कहा कि जो चुनाव किए जा रहे हैं ये वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए? ऐसा क्या था? आपको एक चीज बता दें कि जो चुनाव किए जा रहे थे वो उस समय मात्र 10% लोग ही हिस्सेदारी लेते थे। क्यों? इसका एक कारण था 10% लेने का। 1935 तक, कब तक? 1935 तक केवल 10% लोग ही मताधिकार या मत में शामिल होते थे। कितने लोग? 10%। क्यों? उस समय एक मापदंड था कि जो व्यक्ति शिक्षित है, उच्च कुलीन है, केवल वो व्यक्ति ही मत में शामिल हो सकता है, चाहे वो चुनाव लड़ना हो या चुनाव डालना हो। उस अन्य किसी को मताधिकार का अधिकार नहीं था। इसी को देखते हुए 1938 में हमारे पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं वो किसके आधार पे हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। समझ में आया? परंतु क्या इनकी भी बात सुनी गई? नहीं। इनकी भी बात जब नहीं सुनी गई तो ये लोग आगे बढ़ा दिए, अपना उपद्रव और तीव्र कर दिए और धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज जितने भी अधिकार थे सब विभाजन के तौर तरीके अपना रहे थे, उससे उसे हटा रहे थे। इसलिए परेशान होकर एक मिशन आया, एक प्रस्ताव आया जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव ये 22 मार्च, कब आया? 22 मार्च 1942 को भारत आया था। कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को भारत आया था। कारण क्या था? क्यों आया? अंग्रेज तो तैयार नहीं हो रहे थे। अंग्रेजों का तो उद्देश्य ही नहीं था कि हम भारतीयों के लिए कुछ करें। फिर ऐसा क्या था कि क्रिप्स प्रस्ताव को आना पड़ा? एक चीज याद रखना, जिस समय भारत में क्रिप्स प्रस्ताव आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? ब्रिटेन पीएम विंस्टन चर्चिल थे। ब्रिटेन पीएम विंस्टन चर्चिल। जिस समय क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो चुनाव हुआ था 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था और ये 45 तक प्रधानमंत्री के पद पर पदारूढ़ रहे थे। 1940 से 1945 तक विंस्टन चर्चिल पदारूढ़ रहे। किस पर? प्रधानमंत्री के पद पर। इनकी अगुवाई में या इनके नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव
भारत आया, जिसके अध्यक्ष सर स्टेफर्ड, कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। यह वहां के या ब्रिटेन के किसान नेतृत्व थे या उदारवादी थे। ये समझो, ये नरम दल के व्यक्ति थे और किसानों का नेतृत्व करते थे, गरीबों का नेतृत्व करते थे, उचित अनुचित का भेदभाव किए बिना ये हमेशा उस पक्ष में खड़े रहते थे जिधर सच और न्याय होता था। इस बदौलत इन्हीं को भारत भेजा गया, क्योंकि उस समय इनकी प्रसिद्धि भारत में सबसे अधिक थी। और इनसे कहा कि जाओ तुम अपना वहां झंडा गाड़ के आओ और तुम एक प्रस्ताव लेके आओ। इन्होंने एक प्रस्ताव बना के दिया। वो क्या थे? कि भारत का भाग्य भारतीयों द्वारा तय किया जाएगा। भारत के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे भारतीयों के द्वारा चुने जाएंगे, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। पहला पॉइंट, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, सदस्य भारतीयों द्वारा चुने जाएंगे। सदस्य कैसे होंगे? भारतीयों द्वारा निर्वाचित। कैसे सदस्य? संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो भारतीयों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। इनका दूसरा प्रस्ताव था कि भारत को डोमिनियन परिस्थिति की स्थिति प्रदान की जाएगी और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी मिलेगी। अब इससे तात्पर्य है कि हम तुम्हें आजाद भी कर रहे हैं और गुलाम भी बनाए हुए हैं। अर्थात लोगों की निगाहों में तुम प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे हो, परंतु वास्तविकता यह है कि तुम अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के अधिकार में रहोगे। जैसे कई मूवियों में होता है, जब कोई व्यक्ति किसी से बदला लेता है तो कहता है जा मैंने तुझे मुक्त किया, परंतु जीने भी नहीं दूंगा, मतलब मार भी नहीं रहा हूं तो जिंदा भी नहीं रखूंगा। इस तरह से भारत की परिस्थिति प्रदान की और इसका आदेश दिया या यह प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हें ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागी देंगे। किसकी? बराबर की भागीदारी। इसके अतिरिक्त भारत को डोमिनियन परिस्थिति प्रदान की जाएगी। कैसा? डोमिनियन परिस्थिति। किसे? भारत को डोमिनियन परिस्थिति प्रदान की जाएगी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम। मतलब स्वतंत्रता दे दी, परंतु बागडोर किसके हाथ में है? जो पतंग उड़ा रहा है। ढील तो छोड़ दी, परंतु जहां देखा कि किसी कोई काट रहा है या गिरने वाली है, तुरंत उसे खींचना शुरू कर दिया। वही तात्पर्य यहां था कि तुमको बराबर में बिठा रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष के बराबर कुर्सी लगेगी, परंतु अंतर इतना ही होगा कि तुम उसके सहायक होगे, मतलब दाहिना हाथ होगे उसके। इसके अतिरिक्त तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बिना उसके आदेश के, बिना उसके अनुसार, बिना उसके कहे तुम कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हो, परंतु लोगों की निगाहों में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्रकुल को देशी रियासत और जो प्रांत हैं इन सभी को मिलाकर एक राष्ट्रकुल बनाया जाएगा। अर्थात राष्ट्रकुल बनाने की ऐलान किया कि आज से राष्ट्रकुल बनाया जाएगा। कहां? भारत में। भारत को राष्ट्रकुल का ऐलान कैसे? देशी रियासत और प्रांतीय राज्यों को मिलाकर। किसे? प्रांतीय राज्य प्लस देशी रियासत। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कह दी कि जो देशी रियासत, जो प्रांत इस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए अलग से संविधान की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात अलग संविधान की व्यवस्था।
अलग संविधान की व्यवस्था। इस बात से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हुआ। मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें ये मंजूर है, हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हमारे लिए अलग से संविधान की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस का कथन था हम एक देश हैं, एक देश के वासी हैं, इसलिए संविधान अलग नहीं बनेगा, एक ही संविधान सभा बनेगी, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया और अंततः क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया। अंततः क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया और ये वापस जब गए, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, तब उन लोगों ने देखा कि इस रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है, क्या खामियां हैं। उस रिपोर्ट को अध्ययन कर उन्होंने कहा चलो कुछ समय पश्चात हम करते हैं। परंतु उस समय एक बहुत भीषण युद्ध चल रहा था, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जितने राष्ट्राध्यक्ष भारत के पक्ष में थे, वो भारत की तरफ से ब्रिटेन पर दबाव डालने लगे कि अब तो भारतीयों के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करो, उनके देश को आज़ाद करो, कम से कम उन्हें कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान करो। और ये देखकर कि जो उनके विदेशी थे, विरोधी थे, वो लोग भारत के यहाँ तक पहुँच गए। भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी था और वहाँ पर कब्जा करने के लिए जो जल मार्ग था, जल मार्ग के द्वारा त्रिपुरा, मणिपुर और बांग्लादेश के पास, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तब का ये बांग्ला था या बंगाल बोल सकते हैं, वहाँ पर जापान की सेनाएं आ चुकी थी। और थल मार्ग से अरुणाचल प्रदेश में जापान की सेनाएं प्रवेश करने वाली थीं। उस समय विभिन्न राष्ट्रों ने, जैसे अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, चीन के, ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे राष्ट्राध्यक्षों ने जब दबाव डाला ब्रिटेन पर, तब इन्होंने कहा ठीक है हम एक काम करेंगे, प्रस्ताव बनाएंगे। परंतु तब तक 1945 तक आते आते जो चर्चिल था, इनका पद त्याग हो गया और इनकी जगह एक दूसरे प्रधानमंत्री ने ली, वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ये 1945 से 46 से 1950 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और इनके कार्यकाल में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। कौन सा मिशन भेजा गया? एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें कुल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन आया, इसके कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। वो सदस्य कौन कौन से थे? पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये 3 के तीनों सदस्य कैबिनेट से आए थे। कहां से आए थे? ब्रिटेन के कैबिनेट से आए थे ये 3 के तीनों सदस्य और इनकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें पैंथिक लॉरेंस को इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसके? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया। और जो कैबिनेट मिशन भारत आया था यह 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जिसका अध्यक्षता किसने किया या जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। पैंथिक लॉरेंस उस समय भारत राज सचिव थे। कौन थे? भारत राज्य सचिव थे। भारत राज्य सचिव होने के कारण पैंथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। यह ध्यान रखना, प्रश्न आने की 95% संभावना है कि कैबिनेट मिशन के समय भारत राज्य सचिव कौन था? उत्तर होगा पैंथिक लॉरेंस। सर स्टैफर्ड क्रिप्स
इनको इसलिए भेजा गया क्योंकि ये पिछली बार आ चुके थे, कृप्स प्रस्ताव लेके आ चुके थे। इनको अनुभव था कि हम वहां जाके कैसे क्या करेंगे, किन से मिलेंगे, क्या करना है, इसलिए इनको इसका सदस्य बना के भेजा गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये वहां के व्यापार संघ के अध्यक्ष थे। कौन थे? व्यापार संघ के अध्यक्ष। जबकि एवी अलेक्जेंडर नेवी प्रमुख थे। कौन थे? नेवी सेना के प्रमुख थे। नेवी सेना प्रमुख, याद रहेगा। एवी अलेक्जेंडर नेवी सेना प्रमुख थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार संघ के प्रमुख थे। पैंथिक लॉरेंस कौन था? भारत राज्य सचिव थे और इसीलिए इन्हें क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बना के भेजा गया। ये आया और इसने सबसे पहले एक काम किया कि जो भारत में एक चर्चा चल रही थी, पृथक संविधान। कौन सी? पृथक संविधान। इसका इन्होंने निस्तारण कर दिया और बोला कि ये नहीं बनेगा, अर्थात इसे निरस्त कर दिया। पृथक संविधान का निरस्तीकरण किया। पृथक संविधान का निरस्तीकरण। पृथक संविधान का निरस्तीकरण किया और इन्होंने कहा कि जो भी देश के जितने भी सदस्य हैं, ये सब के सब भारतीय संविधान में शामिल होंगे, संविधान सभा में शामिल होंगे और इनका प्रतिनिधित्व जनता करेगी और ये जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए नवंबर 1946 में, कब? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का गठन किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया और इस संविधान के द्वारा कई क्राइटेरियाएं तय की गई, कई शर्तें रखी गई, कई बताई गई। उनमें सबसे पहला यह था कि प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख सदस्य करेंगे। क्या? प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख सदस्य, 10 लाख सदस्य करेंगे। वर्तमान में भी यही पद्धति लागू है। जो हम संसद देखते हैं, संसद चुने जाते हैं, 10 लाख सदस्यों पर एक संसद है। यह 2026 तक तय होना था, परंतु इसकी तिथि बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। आगे प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ जो सीमाएं थी वो तय कर दी कि कुल कितने सदस्य होंगे। इन्होंने कहा कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 देशी रियासत होंगे। कैसी रियासतें होंगी? देशी रियासत होंगी। देशी रियासत प्लस 296 जो थी ये देशी रियासत नहीं थी। 296 सदस्य थे, इनको प्रांतीय सरकार द्वारा या ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश अधीन क्षेत्र से चुने जाने थे। कहां से? ब्रिटिश क्षेत्र से। ब्रिटिश क्षेत्र से चुने जाने थे। जबकि 93 ये देशी रियासत थे। ये कौन थे? ये देशी रियासत थे। 93 सदस्य देशी रियासत और 296 ब्रिटिश क्षेत्र से आने थे। इन लोगों ने इसमें भी विभाजन किया और जो 296 सदस्य थे इसे 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य। 292 प्लस 4 अर्थात 292 प्लस 4 296 थे। ये
केंद्र शासित, जैसे वर्तमान में केंद्र बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इस तरह के उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे या केंद्रीय क्षेत्र थे, केंद्रीय क्षेत्र या केंद्रीय रियासत थी, जैसे कुर्ग, जैसे कुर्ग, कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, याद रखना। कुर्ग, आगरा, पता है आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अजमेर, अजमेर पता है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चौथा था बलूचिस्तान। क्या था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। 4 सदस्य यहां से आने थे, शेष 292 सदस्य यहां से आने थे। ये अंग्रेजों के 11 प्रांत थे। अंग्रेजों के 11 प्रांतों से 296 सदस्य आने थे। 4 प्रांतों से 4 सदस्य आने, 4 सदस्य इन 4 प्रांतों से आने थे। कुर्ग, आगरा, अजमेर और बलूचिस्तान से आने थे। इसलिए इनका चुनाव जुलाई अगस्त, कब किया गया? चुनाव जुलाई अगस्त में किया गया। जुलाई अगस्त 1946 को किया गया, जिसमें जुलाई अगस्त 1946 में किया गया, जिसमें 108 सदस्य कांग्रेस के आए। किसके आए? कांग्रेस के आए। 73 मुस्लिम लीग ने पाई। किसने? मुस्लिम लीग ने पाई। जबकि 15 सदस्य अदर से आए। कहां से आए? अन्य से आए, जैसे आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, महिला मजदूर। इस प्रकार से कुल कितने आए? 15 सदस्य अलग से आए। 73 मुस्लिम लीग ने पाया, 108 कांग्रेस ने पाया। इससे निराश होकर कि हमको मात्र 73 मिले हैं, कांग्रेस को 108 मिले हैं, इससे निराश होकर इन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया और इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप यह असफल हुआ। और इन्होंने फिर अपनी एक जिद पकड़ ली कि हमारे लिए पृथक संविधान का ही निर्माण किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात, इसमें 2 सदस्यों और तीसरा एक था, उन्होंने भाग नहीं लिया। पहला, हमने आपको बताया कुल इतने सदस्य होने थे, चुनाव में कुल इतने लोगों ने भाग लिया, अर्थात जो ब्रिटिश क्षेत्र थे इन लोगों ने भाग लिया और जो देसी रियासत थे इन लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया। पहला, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा। दूसरा, इस चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए। चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा तय की गई जो क्राइटेरिया थी वो इन्हें पसंद नहीं आई। इन्होंने सीधे अपना एक प्रस्ताव रखा था कि मान्यवर, जो आप कर रहे हैं यह उचित नहीं है, यह सांप्रदायिकता को और भड़काएगी, जिससे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और हमारा देश एक विकलांग स्वरूप आ जाएगा। और आखिरकार जिस चीज का डर था महात्मा गांधी को वही हुआ। हमारे देश में जब चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग को सबसे कम सीटें मिली, जिससे वो परेशान हुए, बौखलाए और इन्होंने क्या किया? पृथक संविधान की मांग पर जिद लगा ली, जिससे कि भारत का विभाजन होना संभव हुआ और 3 जुलाई 1947 को इसकी घोषणा माउंट एटली ने कर दी। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। कल से हम प्रारंभ करेंगे संविधान बनने की प्रक्रिया। संविधान का गठन हो गया,
अब संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे थी, कल बताएंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे यदि किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। आपको कुछ भी अगर पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा 63 93 88 46 47। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कुछ भी अपनी किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, वो चाहे मैथ से संबंधित हो, इंग्लिश हो या कुछ और। तब तक के लिए धन्यवाद।